जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। इसी साल अक्टूबर में वॉर जोन नाम की एक वेबसाइट में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि रूस फॉर्मर अफगान फौजियों का इस्तेमाल भाड़े के सैनिकों के तौर पर कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के सत्ता में आने से पहले अफगानिस्तान के कमांडर रहे हेप्तुल्ला अलीजई के हवाले से कहा गया कि रूस ने स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस से जुड़े तकरीबन 5000 फॉर्मर सैनिकों को इसमें शामिल किया है। ये लोग बीते साल तालिबान की हुकूमत आने के बाद ईरान चले गए थे। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान में मौजूद अफगान सेना के फॉर्मर सैनिक रूस की तरफ से जंग में हिस्सा लेने की तैयारियां कर रहे हैं और इनमें से कुछ तो यूक्रेन भी पहुंच गए हैं। वहीं फॉरेन पॉलिसी में अक्टूबर में ही छपी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिका की अगुवाई वाले गठबंधन सेनाओं के अफगानिस्तान से जाने के बाद उनकी तरफ से ट्रेन करे गए तकरीबन 20 से 30 हजार फौजी पीछे छूट गए थे। इनमें से कुछ को अफगानिस्तान के बाहर निकाला गया था, तो वहीं दूसरी तरफ काफी तादाद में कुछ सैनिक पड़ोसी मुल्कों की तरफ चले गए थे। अब रिपोर्ट के मुताबिक इन सैनिकों के पास ना तो नौकरी है और ना ही अच्छी जिंदगी की उम्मीद। ऐसे में रूस की तरफ से इन फौजियों को जो पेशकश करी जा रही है उनमें अच्छे पैसे, अच्छी जिंदगी, वीजा ऑफर और उनकी फैमिलीज को महफूज जगहों पर ले जाना शामिल है। वहीं अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि रूस के अफगानिस्तान के फॉर्मर सैनिकों के जंग में इस्तेमाल की कोशिश से जुड़ी रिपोर्टों पर उनकी नजर है, लेकिन वो अभी इस मामले पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। वही खुफिया जानकारी की माने तो अफगान रेफ्यूजीज को रूस के लिए लड़ने के लिए तैयार करने में ईरान उसकी मदद कर रहा है, जबकि इस पूरे मसले पर अब तक ना तो रूस के ऑफिसर्स ने और ना ही यूक्रेन के ऑफिसर्स ने कोई टिप्पणी करी है। दोस्तों, ईरान अफगानिस्तान के फॉर्मर फौजियों को रूस के लिए लड़ने के लिए तैयार कर रहा है, इस पर वापस लौटेंगे, लेकिन अब रूस के रेफरेंस में बात मोदी सरकार की बदलती पॉलिसी की कर लें, क्योंकि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर 7 से 8 नवंबर को रूस के ऑफिशियल दौरे पर हैं, जिसके दौरान वो रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज में रूस को एक इन्वेडर की तरह देखा जा रहा है और उसका साथ देने वाले मुल्कों को भी शार्पली क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और इस क्रिटिसिज्म का सामना करने वाले दो अहम मुल्क हैं, भारत और ईरान। यहां तक कि भारत और ईरान के न्यूट्रल रुख को भी शक की नजरों से देखा जा रहा है और मोदी सरकार पर तो लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वो रूस को क्रिटिसाइज करे। दोस्तों, मोदी सरकार पर वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव का एक ताजा एग्जाम्पल इस हफ्ते ब्रिटेन की संसद में उस वक्त देखने को मिला जब वहां की सरकार ने यह कबूल किया कि हाल में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर हुई बातचीत में ब्रिटेन ने भारत के रवैये पर ऐतराज जताया था। वहीं ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर जेम्स क्लेवरली ने पिछले हफ्ते ही दिल्ली में भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ मुलाकात के दौरान भी यह मुद्दा उठाया था। यूक्रेन पर हुए हमले के बाद से जारी जंग के दौरान रूस के रिश्ते सबसे ज्यादा भारत के बाद ईरान से फलते फूलते दिख रहे हैं। दोनों मुल्कों के नेता एक दूसरे के देश का दौरा कर रहे हैं या फिर इंटरनेशनल मंच पर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में एससीओ की समिट में हिस्सा लेने गए थे, जहां उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई थी। पिछले साल दिसंबर में रूसी प्रेसिडेंट भारत आए थे। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने पिछली बार जुलाई 2021 में रूस का दौरा किया था और उसके बाद अप्रैल 2022 में रूसी फॉरेन मिनिस्टर ने नई दिल्ली का दौरा किया था। वहीं यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5 बार विदेशी दौरा कर चुके हैं। पुतिन के ये सभी दौरे रूस के पड़ोसी और सोवियत यूनियन से जुड़े मुल्कों के हुए हैं, लेकिन इसमें ईरान अलग
और सबसे ज्यादा अहम है। जुलाई में पुतिन तेहरान के दौरे पर थे। उनके इस दौरे के दौरान कई लोगों को उस वक्त बेहद ताज्जुब हुआ था जब पुतिन ने वहां सीरिया का जिक्र किया था। अभी कुछ हफ्तों पहले यूक्रेन की राजधानी काइव पर रूस ने जो हमला किया था उसमें ईरान में बने शहीद 136 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। शहीद 136 को रूस में गेरानियम 2 कहा जाता है। यह दरअसल एक फ्लाइंग बम है जो 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। हालांकि ईरान ने इन ड्रोन्स को रूस को सप्लाई करने से इनकार किया है, लेकिन अमेरिकी ऑफिसर्स का कहना है कि शहीद 136 की पहली खेप रूस को अगस्त में ही भेजी गई थी। अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि मुमकिन है कि ईरानियों का एक ग्रुप रूसी सैनिकों को शहीद 136 के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देने के लिए रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में गया हो। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि रूस के ईरान के साथ रिश्ते काफी पेचीदा रहे हैं। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर ऐतिहासिक तौर पर डिफरेंसेस रहे हैं। रूसी अंपायर और सोवियत यूनियन के दिनों में ईरानियों का जिस तरह से दमन किया गया था, उसकी यादें ईरान में आज भी ताजा हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस और ईरान आर्थिक और एनर्जी मामलों में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर रहे हैं। लेकिन अब सियासी तमाशा यह है कि अमेरिका की अगुवाई वाले वेस्टर्न कंट्रीज से दोनों मुल्कों की अदावत उन्हें अक्सर एक दूसरे के करीब ले आती है, जबकि हिस्टोरिकली ईरानी लोग रूस को शक की नजर से देखते हैं, क्योंकि ईरान के घरेलू मामलों में रूसियों की दखल अंदाजी का पुराना और लंबा इतिहास रहा है। 19वीं सदी में और 20वीं सदी की शुरुआत में ईरान को कई बार रूसी हमलों का सामना करना पड़ा था। ईरानी इलाकों और उसके घरेलू सियासत को कंट्रोल करने की रूस की कोशिशें कई बार कामयाब भी रही थीं। तो आपको बता दूं कि साल 1979 की ईरानी क्रांति के मकसदों में एक मकसद सोवियत यूनियन का विरोध करना भी था। लेकिन साल 2007 में पुतिन का ईरान के दौरे के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट आनी शुरू हो गई थी। दोस्तों, साल 1943 में जोसेफ स्टालिन के तेहरान के दौरे के बाद किसी रूसी नेता का यह पहला ईरान दौरा था। खैर, अब भारत की तरह रूस और ईरान एक दूसरे के सहयोगी बनते नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक रिश्ते बढ़ रहे हैं। सीरिया के मोर्चे पर एक दूसरे के आमने सामने होने के बावजूद दोनों देशों के बीच जमीन पर काफी पार्टनरशिप देखने को मिल रही है। उसी का नतीजा है कि रूसी सैनिक ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की बात करें तो इंडियन मिलिट्री रूसी हथियारों पर डिपेंडेंट है। इसीलिए भारत का रूस को सीधे सीधे क्रिटिसाइज करना काफी मुश्किल है। वहीं इन दोनों मुल्कों का एक स्पेशल ट्रेडिशनल रिश्ता भी है, जिसकी बुनियाद कोल्ड वॉर के दौरान में रखी गई थी। भारत ने रूस को हमेशा एक बेहद भरोसेमंद साथी की तरह देखा है। कुल मिलाकर लबोलुआब यह है कि भारत रूस का सबसे भरोसेमंद साथी है और इसीलिए मोदी सरकार रूस के खिलाफ नहीं जाएगी। लेकिन मोदी सरकार के लिए अपने न्यूट्रल स्टैंड को बनाए रखना और इसके बावजूद अमेरिका और रूस जैसे दो बड़े देशों से बेहतर रिश्ते बनाए रखना एक मुश्किल काम है, जिसको लेकर सरकार का सरदर्द काफी बढ़ा हुआ है। दरअसल अमेरिका और रूस दो पावर सेंटर हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में अमेरिका की चलती है, सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप के कुछ देशों में रूस की चलती है। दोनों के बीच भारत और चीन जैसे बड़े देश हैं जो दोनों पावर सेंटर के करीब हैं, लेकिन भारत उसका हिस्सा नहीं है। जबकि चीन और रूस के रिश्ते काफी मजबूत हो रहे हैं, तो वहीं भारत और चीन के रिश्ते काफी कमजोर हो रहे हैं। पर अहम बात यह है कि पिछले कुछ वक्त से भारत और रूस के बीच जारी हाई लेवल दौरों के बीच भारत रूस के दो तरफा कारोबार में 500% की बढ़ोतरी हुई है, जो एक चौंका देने वाला आंकड़ा है। इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच सिर्फ 5 महीनों में दोनों मुल्कों के बीच कारोबार 18.2 अरब डॉलर रहा है, जबकि पिछले साल यह कारोबार सिर्फ 8 अरब डॉलर का रहा था। और इसकी खास वजह है रूस से भारी क्वांटिटी में कच्चे तेल और फर्टिलाइजर का इंपोर्ट होना। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 18.2 अरब डॉलर के कारोबार में इन दोनों चीजों का कंट्रीब्यूशन तकरीबन 91% है।
जाहिर सी बात है कि आने वाले महीनों में रूस से कच्चे तेल के इंपोर्ट में और भी बढ़ोतरी होने वाली है। दोस्तों, रूस पर लगे सैंक्शंस के बाद रूसी तेल की कीमत में भारी गिरावट आई है। भारत ने भी भारी तादाद में रूसी तेल खरीदना इसीलिए शुरू किया क्योंकि रूस ने कच्चे तेल के दाम में भारत को भारी छूट देना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि भारत को यह तेल औसतन $60 पर बैरल के हिसाब से मिलता है। भारत के रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका को कड़ा ऑब्जेक्शन है, लेकिन उसने इस बारे में फिलहाल तो खामोशी ही इख्तियार कर रखी है। लेकिन जानकारों के मुताबिक अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश जरूर करेगा। वहीं भारत और रूस ने दो तरफा कारोबार में $40 अरब तक पहुंचने का टारगेट रखा है और इस टारगेट को हासिल करने के लिए कई बैठकें हो चुकी हैं। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का मॉस्को दौरा भी इसी मकसद के तहत हो रहा है। उनकी मुलाकात रूसी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री HI डेनिस मोंटूरोव से भी होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।